हेलो, हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का मिशन बिहार बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड 2026। जो हमारा बिहार बोर्ड का जो 2000 एग्जाम 2026 में होने वाला है, 10वीं में टॉपर कैसे करना है, बस 10 बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बिहार बोर्ड 2026 में 10वीं में यदि टॉप करना चाहते हैं, यदि 450 प्लस लाना चाहते हैं, एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको इन 10 बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं उनको आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, इन्हीं चीज़ों में गलती करते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें जो हमें गलती कर देते हैं, एग्जाम जब हम लोग तैयारी करते हैं, वो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। उन्हीं गलतियों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट की। सबसे पहले हम बताएंगे आपको, जो बिहार बोर्ड 10वीं 2026 की आप तैयारी यदि कर रहे हैं, तो आपको यदि टॉपर की तरह तैयारी करना है तो कैसे करना है, एक टॉपर की तरह कैसे पढ़ना है, एक अच्छा मार्क्स कैसे लाना है, तो आपको मैं 10 क्या कराऊंगा, 10 बातें बताऊंगा। उन 10 बातों को यदि आप फॉलो करते हो तो आप भी 2026 में अगला टॉपर बन सकते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन सी बातें हैं। तो पहला बात है हमारा लक्ष्य निर्धारण करना है। सबसे पहला बात यह है कि हम लोग एग्जाम की तैयारी तो करते हैं, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, उसका कोई गोल नहीं होता है। जिसका कोई गोल नहीं होता है वो तैयारी में उसका मन भी नहीं लगता है, उसको तैयारी का कोई अंदर से जुनून भी पैदा नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, बिहार बोर्ड में यदि टॉपर बनना चाहते हैं, यदि आप बिहार बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना चाहिए। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है, 450 प्लस हो या फिर 400 भी हो सकता है ना। अपना अपना गोल सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से ही गोल सेट करना है। अब कोई बच्चा क्या बोलते हैं कि अपना 350 भी सेट कर सकता है, 300 भी कर सकता है। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग गोल हो सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी आप सोचते हो वो कुछ बड़ा सोचो। जो गोल आप सोचेंगे, सेट करेंगे, एक लक्ष्य का निर्धारण करेंगे, एक बड़ा सेट करेंगे। क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हो तो क्या होता है, जाहिर सी बात है, अंदर से उतना मेहनत करने का लक्षण भी पनपता है, अंदर से मोटिवेशन भी आता है। यदि आप समझिए बात को, यदि आप क्या करते हो, यदि आप 80 अपना क्या करते हो, लक्ष्य का निर्धारण करते हो 80% लाने का, तो जाहिर सी बात 80 तो आएगा नहीं, आएगा कितना, 70। यदि आप 70 सोचे तो जाहिर 70 तो आएगा नहीं, 60 आएगा। तो सोचते यदि बड़ा हो, 90 सोचे तो 90 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, कितना आएगा, 85 आएगा। तो सोच से बड़ा हो तब उसके अगल पास में आएगा। तो सोच हमेशा बड़ा होना चाहिए, आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, लक्ष्य का निर्धारण करना है। तो याद रखना, पहले दिन से ही बोर्ड की परीक्षा का लक्ष्य बनाएं। अक्सर बच्चा गलती ये करता है कि एग्जाम जब करीब आता है तब वो अपना एक टारगेट बनाते हैं। अब यदि आपको एग्जाम में टॉप करना है, एग्जाम में को टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर या फिर स्टेट टॉपर करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, लक्ष्य का निर्धारण एग्जाम के तैयारी से ही करनी चाहिए। जब आप एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं, शुरू दिन से ही बोर्ड की परीक्षा की तैयारी जब करते हैं, उसी समय आपका लक्ष्य निर्धारण हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज स्कोर का टारगेट बनाए रखना है। अक्सर बच्चा क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में कमजोर होता है तो उसमें अपना क्या करता है, टारगेट नहीं बनाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसमें ही टारगेट बनाइए। जब आप क्या करेंगे, जब आप जिस चीज में, जिस सब्जेक्ट में कम आप स्कोर लेके आते हैं, उसका बड़ा टारगेट आप सोचेंगे तो और भी मेहनत कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, आपका कमजोर से भी कमजोर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका मार्क्स कम आ रहा था, अब धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। तो याद रखना है, लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट वाइज स्कोर में कमी आ रही है तो क्या करना है, उसका टारगेट लेके बड़ा करना है। ये था अगला पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है लक्ष्य का निर्धारण करना। हमें लक्ष्य की निर्धारण जरूर करना चाहिए, खास करके बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, कोई भी काम हो, तो लक्ष्य का निर्धारण बहुत जरूरी है। अगला हमारा पॉइंट है दूसरा पॉइंट कहता है सिलेबस को पूरी तरह से समझना है। अक्सर बच्चा क्या करता है, अपने सिलेबस को ही नहीं देख पाता है, अपने सिलेबस को ही नहीं पढ़ पाता है। हमारा जो क्लास 10th का जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस से वो भटक जाता है। क्या होता है, अक्सर बच्चा वो दूसरी चीजों में, नोट्स वगैरह में, है ना, वो कहीं ना कहीं मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, वो सब चीजों में फंस जाता है। बच्चे अपना क्या करता है, सिलेबस को ही नहीं पढ़ पाता है। तो सिलेबस को पूरी तरह से समझना चाहिए आपको। सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जो सिलेबस डाउनलोड कर, वहां से करके आप देख सकते हैं। और बात मांगी आपके पास एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, अक्सर बच्चा बहुत सारे अलग अलग प्रकाशन का किताब ले लेता है और अपना सिलेबस नहीं पढ़ पाता है। तो मैं कहूंगा सभी बच्चों को यही गुजारिश करूंगा कि आप एनसीईआरटी की किताब जरूर पढ़ें, अपने पास एनसीईआरटी की सभी बुक रखें और सभी किताबों का क्या करें, आप अच्छे से उस पर फोकस करना है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जानी है, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है बिहार बोर्ड का, वो एनसीईआरटी बेस है, इस बात का ख्याल रखना है। तो सिलेबस को पूरी तरह समझना है। सिलेबस के बाहर
से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, जो सिलेबस में वही पूछा जाता है। तो आपको सिलेबस में ही क्या करना, अपना फोकस रखना है, तो सिलेबस को पूरी तरह से अच्छे से समझना है। ये था दूसरा पॉइंट। अब अगला पॉइंट बात करेंगे, तीसरा पॉइंट कहता है समय सारणी बनाना। अब अक्सर बच्चा क्या होता है, अपना कोई समय ही निर्धारित नहीं करता है, टाइम टेबल नहीं बनाता है। बच्चा क्या करता है, तैयारी तो करता है, जब उसका मन करता है तब पढ़ता है, जब मन नहीं करता नहीं पढ़ता है। तो टाइम टेबल बनाना है और रोजाना पढ़ना है। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिए अब 3-4 दिन गए, ऐसा नहीं करना है। आप डेली कम से कम 4 से 5 घंटा जरूर अवश्य पढ़ें। 4 से 5 घंटा पढ़ना है और एक टाइम टेबल बना के पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, बराबर समय देना है। जितने भी आपके पास विषय हैं, हिंदी हो या मैथ हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो भी आपके जितने भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी विषय हैं, उन विषयों को क्या करना है, प्रॉपर ढंग से समय देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैथ अच्छा लगता है तो मैथ पढ़ना है, साइंस को छोड़ देना है, या साइंस अच्छा लगता है तो सोशल को छोड़ देना है। नहीं, जो भी आपके सिलेबस है, जितने भी आपके किताब है, सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट पे क्या करना है, आपको फोकस करना, ध्यान देना है। ऐसा गलती नहीं करना है कि जिसमें मजा आ रहा है बस उसी को पढ़ते चलो। ऐसा नहीं कि दूसरे सब्जेक्ट को भूल जाओ। मैं आपको यही कहूंगा कि जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें। जिस सब्जेक्ट पे आप कम ज्यादा क्या बोलते हैं कि आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मजा आ रहा है, उसको थोड़ा कम ध्यान दें। इससे होगा यूं कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जितने भी विषय हैं, सब पर बराबर क्या हो, समय देंगे, उसमें ज्यादा आपके ध्यान देंगे। मतलब एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे तो इस तरह से आपका किसी भी सब्जेक्ट में कम नंबर आ सकता है। तो क्या करना है, समय सारणी जरूर बनाना है, टाइम टेबल लेके पढ़ना है, सभी विषयों पर प्रॉपर ध्यान देना है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, समय सारणी बनाना। अगला हमारा चौथा पॉइंट क्या कहता है, टॉपिक वाइज स्टडी करना। अक्सर बच्चा क्या करता है, जो चैप्टर पढ़ता है उस चैप्टर के टॉपिक को नहीं समझता है। वो बच्चे क्या करते हैं, किताब को उठाते हैं, एक तरफ से रीडिंग मारना शुरू कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आप क्या करेंगे, जिस चैप्टर को समझ पढ़ेंगे, सबसे पहले उस चैप्टर के टॉपिक को क्या करेंगे, आप उसको एक तरह से रिमार्क करेंगे, उसको चेक करेंगे कि कौन कौन से इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है। तो टॉपिक को क्या करना है, आपको सबसे पहले उसको क्या करना है, इसको देखना है। टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो क्या होगा, कठिन विषय आपको क्या होगा, पहले क्या बोलते पढ़ना चाहिए। वापस से बात करता हूं, टॉपिक वाइज स्टडी करें। टॉपिक वाइज कठिन विषय पहले पढ़ना है और बेसिक क्या बोलते कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अक्सर बच्चा क्या करता है, बेसिक उसका क्लियर नहीं होता है। जैसे मैथ हुआ, साइंस वगैरह होता है, उनका जो बेसिक उनका जो मतलब टॉपिक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो क्लियर ही नहीं हो पाता है। जब वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, जब वो सवाल करेंगे, जब वो क्या करेंगे, जब उसके सामने में सवाल आएगा तो वो फंस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कठिन से कठिन भी प्रश्न हमें क्या लगेंगे, आसान लगेंगे। तो याद रखना है, टॉपिक वाइज स्टडी करना है, कठिन विषयों को पहले पढ़ना है, जो आपको मजा आता है उसको थोड़ा सा कम पढ़ो, जिसमें क्या बोलते हैं कि जिस सब्जेक्ट में ज्यादा आपको लग रहा है कि कठिनाई है मेरे लिए, उसको थोड़ा ज्यादा समय दो, उस विषय को पहले पढ़ो, है ना, और बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करना चाहिए। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अगला पांचवा पॉइंट बात करेंगे। पांचवा पॉइंट कहता है पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि टीचर के भरोसे बैठे रहते हैं। जब वो एग्जाम करीब आएगा तब वो क्वेश्चन बैंक कराएंगे और उसके भरोसे बैठे रहते हैं। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर के पिछले साल के उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को साथ साथ में करना चाहिए। इससे होगा ये कि उस चैप्टर के रिगार्डिंग, उस चैप्टर के अंदर आपको फील आएगा, आपको समझ आएगा कि उस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है, हमने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर के कहाँ कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, उस टॉपिक कौन कौन से उस चैप्टर के अंदर से सवाल किस लेवल के आते हैं। हमें समझ में आएगा कि बिहार बोर्ड जो है वो चैप्टर के अंदर से सवाल को किस तरह से निकाल करके बनाया है। उससे आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस होगा आपको और भी पढ़ने में मजा आएगा। तो क्या करना चाहिए, कम से कम 5 साल, कितना, 5 साल के पेपर को जरूर सॉल्व करना चाहिए। अब 5 साल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उधर के सिलेबस भी कर सकते हो, मना नहीं कहूंगा, लेकिन बात है 2020 से कितना 2025 तक के प्रश्नों को जरूर हल करें। इससे होगा क्या कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और आपको पढ़ने में मजा आएगा, साथ साथ आपको समझ भी विकसित होगा। इससे होगा कि पिछले बार के प्रश्न कैसे थे, 2021 के प्रश्न कैसे थे, 2020 के प्रश्न कैसे थे। इससे आपके अंदर और भी एक तरह से बोल सकते हो कि रिवीजन का
मजा आएगा, क्योंकि जो आप सवाल करेंगे वो सवाल उसी चैप्टर के रिगार्ड अंदर से होगा, तो जाहिर सी बात है उस चैप्टर का आप एक तरह से रिवीजन भी कर रहे हो। साथ ही साथ पैटर्न और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहचानेंगे। जाहिर सी बात है जब पिछले साल के प्रश्नों को करेंगे तो पिछले वर्षों को जब प्रश्न आप करते हो तो उससे होता है कि आपका सवाल का लेवल पता होता है कि सवाल का लेवल क्या होता है एग्जाम में। आप जो पढ़ रहे हो आप जो पढ़ रहे हो क्या वो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं या सिर्फ आप ऐसे पढ़ रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना है, पिछले साल के प्रश्नों को जरूर आपको क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। इससे आपका क्या होगा, रिवीजन के साथ साथ अंदर से एक मोटिवेशन भी आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो ये था हमारा 5वां पॉइंट जो कहता है पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करना। अगला बात करेंगे 6वां पॉइंट कहता है मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट लगाना। अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि वो मॉडल पेपर वगैरह नहीं लगाते हैं, या खास करके मॉक टेस्ट जो हम लोग की कोचिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट लेते हैं, वो मॉक टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, दूर भागते हैं। हमें मॉक टेस्ट से कभी भी भागना नहीं है। मॉक टेस्ट बोले तो जो आपका कोचिंग वगैरह में जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीकली टेस्ट, है ना, जो हम लोग का वीकली टेस्ट जो होता है उस टेस्ट से हम लोग दूर भागते हैं। ऐसा लगता है कि हम टेस्ट दे देंगे तो हमारी जो गलतियां हैं लोग को पता लग जाएगा। एक बात सुन लीजिए, जो भी आप लोग टेस्ट लगाते हो जो गलती होता है उस गलती को तो ही तो सुधारना है। टेस्ट क्यों लिया जाता है, टेस्ट इसी वजह से लिया जाता है कि आप टेस्ट के थ्रू, आपका जो मॉक टेस्ट होता है उसके थ्रू आप क्या करेंगे, आप अपने कमियों को दूर करेंगे, अपनी गलतियों को पहचानेंगे। तो याद रखना है कि मॉक टेस्ट से होता है आपका कॉन्फिडेंस फील। आप जो पढ़ रहे हो क्या एग्जाम में, आपका एग्जाम लेते हैं तो क्या आप उस तरह के चीजों को बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो याद रखना है मॉक टेस्ट से क्या होगा, आप टाइम लिमिट में मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए आपको। आप लोग गलती भी ये करते हो कि जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम में एक टाइम लिमिट होता है, जैसे 1.5 घंटे क्या बोलते 150 प्रश्न होगा मान लीजिए, या 100 प्रश्न है ना, 100 क्वेश्चन है। इस 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए एक टाइम दिया हुआ 3 घंटा मान लीजिए, कितना दिया हुआ है, 3 घंटा दिया हुआ है। अब इस 3 घंटे में आप क्या करेंगे, 100 प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक टाइम पर बनाया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसको तो आता है लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। एग्जाम में उसको लगता है कि सारे प्रश्न आता है, बन जाएगा, लेकिन होता यह है जब अपना क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसमें क्या होता है, टाइम का एक मैनेजमेंट नहीं कर पाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा, ये हो पाएगा मॉक टेस्ट के थ्रू। जब आप मॉक टेस्ट में टाइम को क्या करेंगे, लिमिट लगा करके देंगे। एक प्रश्न आपने उठाया, एक क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन को आपने क्या किया, एक टाइम लिमिट लगा करके आपने बनाया। इस तरह से आपकी होता क्या है कि प्रेशर बना होता टाइम का कि मुझे इतना टाइम पे इसको बना लेना है। इस तरह से क्या होगा, एग्जाम में आप टाइम का क्या कर पाएंगे, मैनेजमेंट कर पाएंगे। अगला, गलतियों को पहचानना है और सुधार करना है। जो आप मॉक टेस्ट देंगे उस मॉक टेस्ट में जो गलतियां होगी उसको पहचान सकते हैं आप। मॉक टेस्ट के थ्रू तो हम अपनी गलतियों को पहचानेंगे। हम एग्जाम में क्या क्या गलती करते हैं, सॉरी, हम एग्जाम में क्या क्या गलती करते हैं, उन गलतियों की पहचान हमें मॉक टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। उन गलतियों को हमें क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम दे के आ गए, मॉक टेस्ट दे के आ गए, अब क्वेश्चन को उठा के फेंक दो, ऐसा नहीं करना है। बल्कि हमें क्या करना चाहिए, जो हम मॉक टेस्ट देते हैं, जो प्रश्न हमसे नहीं बना है, अब उसका क्या करना है, उसका वापस से हमें अपने घर में रिवीजन करना है। ये जो नहीं बनता टीचर से पूछना है। इस तरह से होगा ये कि आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे, अपनी गलतियों को सुधार करेंगे। जब आप गलतियों को सुधार करेंगे तो आप क्या होंगे, आपके धीरे 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 मार्क्स और भी बढ़ेंगे। अगला पॉइंट बात करेंगे 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट कहता है हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन सुधारें। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी गलती होती है साफ सुथरे लिखना नहीं आना। मतलब बच्चे का राइटिंग नहीं होना, बच्चे के अंदर नॉलेज, बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर सब कुछ है, लेकिन उसकी राइटिंग जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। जब ऐसी स्थिति में उसकी राइटिंग खराब होती है तो वो बच्चे क्या होते हैं, अक्सर फेल हो जाते हैं या फिर उनका मार्क्स कम आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने उत्तर को साफ सुथरे लिखने के लिए कुछ तरीकों को अपनाना चाहिए। कैसे, जैसे हेडिंग्स होगा उसको प्रॉपर मेंशन करें, बॉक्स बना करके उस उत्तर को मेंशन करें, डायग्राम वगैरह को प्रॉपर करें और अपने राइटिंग को साफ सुथरे ढंग से लिखें। जब आप राइटिंग को साफ सुथरे ढंग से लिखेंगे तो होगा ये कि आप क्या करते हैं, जब आप साफ सुथरे ढंग से लिखेंगे तो आपका एग्जाम में जो आपका नंबर आने का जो मार्क्स जो होगा वो ज्यादा इंक्रीज होगा, ज्यादा बढ़ेगा। नहीं तो आपका राइटिंग के थ्रू आप मतलब राइटिंग आपका साफ सुथरा नहीं होगा तो जाहिर सी बात आपका नंबर काट लिया जाएगा। इसी वजह से याद रखना है कि हैंड राइटिंग
और प्रेजेंटेशन क्या करना, सुधारना है। तो ये 7वां पॉइंट था। अब बात करेंगे अगला 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट कहता है रेगुलर रिवीजन करें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर को पढ़ लिया, अब वो क्या करेंगे, उसको 2-3 महीने तक या एग्जाम तक, जब एग्जाम ना आ जाए तब तक नहीं उसको देखेगा। और ये सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करते रहना है। जो पढ़ा दिए क्लास में टीचर, उसको अब क्या करना है, उसको हर हफ्ते या 1-2 हफ्ते के बाद जरूर उसको क्या करना चाहिए, उसको रिवीजन करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप हर हफ्ते क्या करें, चीजों को दोहराएं, उसकी प्रैक्टिस करें बार बार। मैथ हो या साइंस हो या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट को क्या करेंगे, आप बार बार उसका रिवीजन करते रहेंगे। इससे होगा क्या कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपको चीजें अच्छे से याद होगा। जब आपके एग्जाम करीब होंगे तो आपके दिमाग में प्रेशर कम होगा, आप अच्छे से क्या कर पाएंगे, एग्जाम दे पाएंगे। तो इस बात का याद रखना है, रेगुलर रिवीजन करना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, अपना नोट्स नहीं बनाएगा, बल्कि बना बनाया नोट मार्केट में मिलता है उसको खरीद लेगा, या अपने दोस्त अपने भाई बहन का नोट ले लेगा, उसी को पढ़ेगा। ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो जो बच्चा आपके भाई हो या रिश्तेदार जो भी हो, वो नोट जो बनाया है वो अपने तरीके से बनाया है। आप अपना नोट खुद बनाएंगे, और मैं कहूंगा कि नोट शॉर्ट बनाएं और सुंदर बनाएं। जब आप नोट सुंदर बनाते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, तो पढ़ने में मजा आता है। आप जब नोट क्या करते हो, शॉर्ट बनाते हो, सुंदर अक्षर में लिखते हो, तो उसको पढ़ने में मजा आता है, उसको रिवीजन करने में आसानी होती है। उससे क्या करना है, आपको नोट को मतलब खोल करके रिवीजन करते रहना है। क्योंकि जब जो आप पढ़ते हैं वो नोट को भी में शॉर्ट में लिखते हैं, तो इससे होता यह है कि आपका किताब के अंदर जो चीजें लिखा हुआ है वही चीजें नोट में उसको शॉर्ट में लिखते हो, तो जो चीजें होती याद करने में आसान होती है। इसी वजह से कहूंगा क्या करना है, रेगुलर रिवीजन करना है। यह था हमारा 8वां पॉइंट। अब बात करेंगे 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट कहता है हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफ स्टाइल क्यों अपनाना है, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं या अन्य चीजों की लत लग जाते हैं। खास करके जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो आज के युग में मोबाइल वगैरह क्या बोलते लेकर के, मोबाइल हुआ, सिगरेट, मधु बिगड़ी, ये सब चीजों को लेकर क्या करते हैं बच्चे, कहीं ना कहीं उन चीजों का सेवन करते हैं। तो हमें हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना है। अब हेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब क्या है, पर्याप्त नींद लेना है, उसके बाद हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी भोजन खाना है। और बात करें सर, आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से ये होगा कि आपका जो मेनली जो सोचने का जो विचार होगा, याद करने की जो क्षमता होगा वो बढ़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी डाइट, अच्छे भोजन हमें करना चाहिए। और बात करें सर, बाहर के खाने से बचना चाहिए। और बाकी जो नशीली चीजें उनसे आप दूर रहिए। मोबाइल वगैरह से दूर तो नहीं कहूंगा, मोबाइल के अंदर जो चीजें जैसे रील वगैरह है, इन चीजों से आप दूर रहिए। इन चीजों से दूर रहेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब कम होगा। आप क्या होते हो, आप सोशली एक तरह से अपने दिमाग को खराब कर रहे हो। तो इन चीजों से जरूर दूर रहना है। मैं बात कर रहा हूं 9वां पॉइंट। तो ये 9वां पॉइंट क्लियर है। अगला बात करते हैं आपका 10वां पॉइंट जो लास्ट है, कहता है आत्मविश्वास बनाए रखना। बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो बच्चे अक्सर क्या होते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जिसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो खुद क्या बोलते हैं कि उसका विश्वास ही नहीं है, खुद पर भरोसा ही नहीं है, तो किस पर भरोसा होगा। आपका भरोसा है कि 450 हमको लेके हम आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है मेहनत उस तरह करेंगे। आप खुद पे ही भरोसा नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि हम 500 में कितना, 500 में हम 300 लेके आएंगे, 200 लेके आएंगे। आपका खुद का भरोसा ही कहता 200, तो जाहिर सी बात है 200 तो आना ही है। तो आत्मविश्वास बनाए रखना है, खुद के ऊपर बिलीव रखना है कि परीक्षा के समय तनाव क्या बोलते ना लें, जरा सा भी टेंशन ना लें। क्यों, क्योंकि आप एक तरह से तैयारी में लगे हो। तैयारी यदि अभी से करोगे तो एग्जाम में तो कभी भी आपका क्या बोलते हैं तनाव नहीं आना है। क्यों नहीं आना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चा पूरे साल मेहनत किया होगा, पूरे साल ढंग से रिवीजन किया होगा, नोट बनाया होगा, सभी चीजें उसको रिवीजन करता रहता होगा, दिमाग में उसके टेस्ट में अच्छा मार्क्स आता होगा, तो वो बच्चे कभी भी एग्जाम के समय में तनाव में नहीं होगा। वो क्या करेंगे, वो उस समय अच्छा फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। इसी वजह से अभी क्या करना चाहिए, आपको आत्मविश्वास को बनाए रखना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। मैं एग्जाम की जो तैयारी कर रहा हूं, मैं ही टॉप करूंगा। मेरे अंदर वो कैलिबर है। मैं इस एग्जाम का क्या, पूरे एग्जाम जो भी मेरे एग्जाम होंगे उसमें मैं अपना खुद का 100% झोंकूंगा। 100% यदि नहीं झोंकोगे, ये बात याद रखना,
आप यदि 100% नहीं झोंकोगे अपने आप को, तो ये बात सुन लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। मैं आपको 10 पॉइंट बताया। क्या बताया? आत्मविश्वास बनाए रखना। क्या बताया आपको मैंने? हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। आपको मैंने बताया रेगुलर रिवीजन करना, हैंड राइटिंग और क्या प्रेजेंटेशन को भी सुधारना, मॉडल पेपर और क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट करना, पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करना। मैंने बताया टॉपिक वाइज स्टडी करना। मैंने आपको बताया समय सारणी बनाए रखना। मैंने आपको बताया सिलेबस को पूरी तरह से समझना। मैंने आपको बताया लक्ष्य निर्धारण करना। तो मैंने आपको जो समझाया कितना, ये 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट आपको क्या करना है, ये 10 पॉइंट अपने आप से पूछना है कि मैं कौन कौन से पॉइंट को फॉलो करूंगा। ये 10 पॉइंट को यदि फॉलो नहीं कीजिएगा तो जाहिर सी बात है एग्जाम में ये गलती आप करेंगे। ये सब चीजें एग्जाम अभी बहुत दूर है। अभी आपका एग्जाम अभी आपका फरवरी में होगा, 2026 में होगा। लेकिन ये रणनीति अभी आपको अभी से करना है। आपका जो मिशन है, आपका जो गोल है, वो होना चाहिए। ये मिशन ही सबसे बड़ी चीज है। हमारा चैनल का मिशन नाम है, ये मिशन आपका भी होना चाहिए। ये मिशन क्या है? ये एग्जाम का होना चाहिए। आपका मिशन क्या है? क्या लगता है आपका मिशन? आपका मिशन 400 है, या फिर आपका 450 है, या फिर 480 है, 490 है, या फिर आपका 300 है? आपका मिशन क्या है? आप अपना मिशन कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका मिशन जो भी है वो मुझे मत बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं जब ये वीडियो आपका अपलोड होगा, उस कमेंट बॉक्स में आप अपना मिशन लिख दीजिएगा। इससे होगा ये कि अगले साल जब आप 2026 जब आप एग्जाम दे देंगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तब ये कमेंट बॉक्स में आकर के देखना आपने जो मिशन लिया था, क्या वो मिशन आपने पूरा किया। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपना एक मिशन बनाइए, अपना एक गोल बनाइए। यही कहूंगा कि आप अपने पढ़ाई पर प्रॉपर तो ध्यान दीजिए। यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा है, इसके लिए सबसे पहले आपका थैंक यू। आपका जो मिशन बिहार बोर्ड है, ये आपकी तैयारी एग्जाम तक आपका साथ है, आपको छोड़ने वाले नहीं है। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को जोड़िए, अपने दोस्तों को कहिए क्या करें, इस चैनल से वो रेगुलर पढ़ाई करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।